दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेद वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो फील्ड कंडीशन में बहुत ही इम्पोर्टेंस का है और कॉमनली ऑब्जर्व होता है। इसे एक्यूट रुमिनल लैक्टिक एसिडोसिस या रुमिनल एसिडोसिस या एक्यूट ग्रेन इंगॉजमेंट या ग्रेन ओवरलोड के नाम से जाना जाता है। फील्ड कंडीशन में ये कंडीशन कॉमन है कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसके चलते जो किसान नहीं जानते हैं और वैसा करते हैं, उसके चलते ये प्रॉब्लम फील्ड कंडीशन में अक्सर आती रहती है। तो सबसे पहले जो फैक्टर है, जैसा कि नाम है एक्यूट कार्बोहाइड्रेट इंगॉजमेंट, इसका मतलब है कि जब रूमिनेंट्स में एकाएक टॉक्सिक अमाउंट में यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कोई भी फीड हो, वो एकाएक अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लेता है तो ये प्रॉब्लम होता है। जैसे आप ग्रेन्स मान लीजिए, जौ हो गया, गेहूं हो गया या जो भी अनाज हैं, उनको अगर एकाएक बहुत ज़्यादा दे दिया जाए तो ये समस्या आ जाती है फील्ड कंडीशन में। या वैसे चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट जिनमें ज़्यादा होता है, अगर वो फर्मेंट हो सकती हैं रूमेन में, तो उसको अगर एकाएक खा ले तो हो जाता है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि फील्ड में बहुत सारा आलू सड़ा हुआ फेंक देते हैं लोग, तो आलू भी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और जब जानवर चरने के लिए जाता है तो ढेर सारा वहाँ पे आलू खा लेता है और उससे भी सेम सिम्टम आता है। इसी तरह से अगर कोई जानवर है वो छुट्टा है और कोई मक्के की खेत में चला जाता है और मक्के की जो बाली होती है, जो मक्का होता है, उसका कच्चा होता है, उसको अगर बहुत सारा खा लेता है तो भी समस्या आती है। इसी तरह से अगर कोई सेब बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा ले, एप्पल खा ले यानी, या अंगूर खा ले, इस तरह की चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, उसको अगर वो खा लेगा ज़्यादा अमाउंट में तो उस समय उसे एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस जिसे कहते हैं वो हो जाता है। कुछ टैबूज़ भी हैं गांव में, जैसा कि आप खास करके हमारे गांव में जो किसान हैं उनका ऐसा मानना है कि अगर एआई कराते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए आटा घोल के पिलाते हैं। तो आटा घोल के अगर आप पिलाते हैं तो वो एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस करेगा और कोई भी एआई में फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन ज़रूर उसे नुकसान करता है। तो सडन अमाउंट में अगर आप आटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में खिला रहे हैं तो वहाँ भी एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस होती है। इसी तरह से जो गांव वालों का एक अपना बिहेवियर होता है कि शादी ब्याह है या जो भी कोई फंक्शन होता है तो जो चीज़ें बच जाती हैं वो अपने जानवरों को खिला देते हैं, गाय भैंस को खिला देते हैं। तो ये बड़ा गलत होता है। जो चीज़ उनको एक्सेप्टेबल नहीं है उनको एकाएक नहीं देना चाहिए। जैसे कि रसगुल्ले की चाशनी हो गई, बहुत सारा अमाउंट जब बच जाता है, रसगुल्ला हम लोग खा लेते हैं और उसकी चाशनी जो बची होती है उसको हम लोग जानवरों को खिला देते हैं और फिर वो जानवर मरने लगता है क्योंकि उसके लिए वो डाइजेस्टेबल नहीं है। इसी तरह से जहाँ राइस बनाते हैं या भात बनाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइस वाटर जिसे माड़ कहते हैं वो बनता है और एकाएक अगर आप माड़ उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पिला देंगे तो फिर उसमें रुमिनल एसिडोसिस ऐसी समस्या आ जाएगी। इसी तरह से या ढेर सारे अमाउंट में पूड़ी खिला दें, तमाम तरह की चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और वो फर्मेंट हो सकता है, उसको अगर आप जानवर को एकाएक खिलाएंगे तो उस कंडीशन में रुमिनल एसिडोसिस हो जाएगा। तो रुमिनल एसिडोसिस होता क्या है? होता ये है कि जो माइक्रोफ्लोरा है, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है वो माइक्रोफ्लोरा के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो जो माइक्रोफ्लोरा नॉर्मल हैं, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं या जो प्रोटोजोआ को डाइजेस्ट करते हैं, वो मेनली हाई कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो जैसे हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट रूमन में जाता है, माइक्रोफ्लोरा की शिफ्टिंग हो जाती है, यानी कि वैसे माइक्रोफ्लोरा जो कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं वो प्रोलिफरेट होने लग जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्राम निगेटिव से ग्राम पॉजिटिव के साइड में शिफ्टिंग होती है और जो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो बैक्टीरिया है वो प्रोलिफरेट करता है और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जब बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो फिर रूमेन का पीएच डाउन होने लगता है। साथ ही साथ इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे तो वोलाटाइल फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं
और वोलाटाइल फैटी एसिड्स के चलते भी रूमेन का पीएच डाउन होता है। अल्टीमेटली जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं या नॉर्मल प्रोटोजोआ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके बाद जो अनवांटेड बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बोविस हो गया या लैक्टोबैसिलाई हो गया, ये प्रोलिफरेट करना शुरू करते हैं और फर्दर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, और अल्टीमेटली पीएच जो है रूमेन का वो 5 के भी नीचे चला जाता है। तो 5 के जब नीचे चला जाएगा तो जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हैं टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये तो पैथोफिजियोलॉजी है। और ये लैक्टिक एसिड का एक दूसरा इफ़ेक्ट है कि वो रूमेन का जो ऑस्मोलारिटी है, नॉर्मल ऑस्मोलारिटी के अगर आप बात करें तो 280 मिली ऑस्मोलार पर लीटर रूमेन कंटेंट का ऑस्मोलारिटी होता है, उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, यानी कि उसको बढ़ा के लगभग 400 मिली ऑस्मोलार पर लीटर के ऊपर ले जाता है। यानी कि जब ऑस्मोलारिटी रूमेनल कंटेंट की बढ़ जाएगी उस समय क्या होगा, बॉडी से सारा वाटर ड्रेन हो करके रूमेन में आएगा, और रूमेन में जब आएगा तो रूमेन का जो कंटेंट है वो एकदम डिस्टेंड हो जाएगा और उसमें फ्लूइड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बाहर सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, और पेरिफेरल सर्कुलेशन के लिए ब्लड फ्लूइड जो होगी वो फ्लूइडिटी नहीं रह जाएगी, ब्लड थिक हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो एनिमल है वो शॉक में जा सकता है। इतना ज़्यादा इस लेवल का डिहाइड्रेशन उस एनिमल में हो जाता है। तो कुल मिला के एक तो माइक्रोफ्लोरा शिफ्टिंग होनी है। जब माइक्रोफ्लोरा शिफ्टिंग होगी उस कंडीशन में अलग तरह के कंपाउंड भी बनने लगते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया या माइक्रोफ्लोरा जो अल्टर्ड होते हैं वो थायमिनेज का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, और जब थायमिनेज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उस समय उसमें जो थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और थायमीन जो है वो मेनली रिक्वायर्ड होता है बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, खास करके जहाँ पे एनर्जी का मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे थायमीन पायरोफॉस्फेट पाथवे जो है वो हैम्पर्ड हो जाता है, और एनिमल जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कुल मिला करके उसमें पैथोफिजियोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्यूट रूमेनल एसिडोसिस के लिए। अब मान लीजिए कि एक्यूट रूमेनल एसिडोसिस हो गया है तो सिम्टम्स क्या आएंगे। तो सबसे पहला जो जैसे मैं बता रहा था कि जो रूमेन का पीएच कम होगा, वाटर उसमें इंगोज होगा, तो वो एब्डोमेन जो होगा फुली डिस्टेंडेड होगा, और एकदम सीवियर डिप्रेशन और डलनेस रहती है, क्योंकि वहाँ पे अमाइंस भी बनते हैं और एंडोटॉक्सिन्स भी बनते हैं जो कि सीवियर डिप्रेशन करता है एनिमल को। और अगर आप देखेंगे तो एनिमल जो है एकदम ड्रंकन गेट में चलता है, यानी कि शराबी की तरह चलता है और लड़खड़ा के चलता है। इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे तो टेम्पररी ब्लाइंडनेस भी इसमें होती है। तो ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि इसने ग्रेन इंगोस किया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मिल्क फीवर लाइक टिपिकल पोस्चर में जब रिकम्बेंट एनिमल होता है मिल्क फीवर लाइक सिम्टम्स आते हैं, और वो अपने हेड को अपने फ्लैंक के साइड में मोड़ करके लेटरल एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में रहता है। एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे जो भी लैक्टिक एसिडोसिस, रूमेनल एसिडोसिस के केसेस होते हैं सब में लगभग हाइपोकैल्सीमिक स्टेट रहता है। इसके पीछे रीज़न ये माना जाता है कि जो कैल्शियम जब पीएच कम हो जाता है तो उसका माल एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इसलिए मिल्क फीवर लाइक सिम्टम्स आता है। तो आप अगर टेम्परेचर भी देखेंगे तो उस समय टेम्परेचर जो होगा वो सब नॉर्मल होगा, 98 और 100 के बीच में रहता है या उससे भी कम हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कितना है। अगर गर्मियों का समय है, जून जुलाई चल रहा है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपको टेम्परेचर 105 भी मिलेगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा तो बॉडी टेम्परेचर वहाँ पे हाई मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आपको टेम्परेचर लो मिलेगा। इसी के साथ साथ आप अगर हार्ट रेट देखेंगे तो हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो एंडोटॉक्सिमिक शॉक में रहता है एनिमल, और दूसरा उसमें हाइपोकैल्सीमिया भी रहती है, और तीसरा जो है हीमो कंसंट्रेशन रहता है या डिहाइड्रेशन रहता है, इसलिए हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा रहता है और हार्ट बीट ज़्यादा करता है। भले ही उसके इंटेंसिटी है, साउंड की जो इंटेंसिटी है वो कम हो, लेकिन हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इवन 120 बीट पर मिनट से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये साइन अगर आपको मिलते हैं और आपके पास हिस्ट्री है कि उसका जो
सडन ग्रेन इंगॉजमेंट हुआ है तो आप उस ग्रेन इंगॉजमेंट और रुमिनल एसिडोसिस के लिए सस्पेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है कि जब अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ग्रेन इंगॉजमेंट के लिए तो आप PLR देख सकते हैं। अगर वो ब्लाइंड है फिर भी उसमें पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स मेंटेन रहता है, लेकिन पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स कम हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। यानी कि आप जब अपने हाथ को उसके आँख के साथ सामने ले जाएंगे तो ब्लिंक नहीं करती है, तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए, और फर्दर अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रूमिनल pH डिटेक्ट करना होगा। और रूमेन का जो pH है, अगर माइल्ड ग्रेन इंगॉजमेंट है या माइल्ड लैक्टिक एसिडोसिस है तो 5 से 6 के बीच में pH रहेगा, लेकिन अगर सीवियर है तो वहाँ पे आपको बिलो 5 रूमिनल pH मिलेगा। और फिर आपको पूरी तरह से जो सीवियरिटी होती है उसके बेसिस पे उसका इलाज करना होगा। फर्दर इतना सारा होने के बाद आप देखेंगे तो कॉम्प्लिकेट करता है जो भी रूमिनल एसिडोसिस है। अगर आप ट्रीट भी करेंगे तो मैनेज होगा, लेकिन फ्यूचर में उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कभी कभार एक्यूट लेमिनिटिस भी होता है क्योंकि ये लेमिनाइटिस करता है। लेमिनाइटिस इसलिए होता है, एक्यूट लेमिनाइटिस के पीछे जो रीजन है, ऐसा माना जाता है कि इंडोटॉक्सिन्स का जो रिलीज़ होता है और जो एब्जॉर्ब होते हैं, या हिस्टामिन का जो एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में जा कर के होता है, वो दोनों मिल करके जो एक्सट्रीमिटीज़ है या कोरियम है उसमें वासोकंस्ट्रिक्शन एंड वासोडायलेशन करते हैं और वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है, जिसके चलते लेमिनाइटिस होती है और फिर उसमें लेमनेस आता है। लेकिन सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस एक अलग कंडीशन होता है, वहाँ पे एक और फैक्टर होता है जिसे बायोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। तो बायोटीन हूफ के सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। तो दो चीज़ें, एक तो हिस्टामिन का ओवर प्रोडक्शन हो गया या इंडोटॉक्सिन का ओवर प्रोडक्शन हो गया, और तीसरा बायोटीन का प्रोडक्शन ना होना। ये सारी चीज़ें मिलकर सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस में कंडीशन करती है जिसे फाउंडर कहा जाता है। एक और इसकी सिक्वेली होती है, अगर 3 से 4 दिन के बाद जब एनिमल ठीक हो जाता है तो उसमें माइकोटिक रूमिनाइटिस और केमिकल रूमिनाइटिस होता है। एक्चुअली एप्सिडा या राइजोप्स जो फंगस है वो एसेस कर जाते हैं जब केमिकल डैमेज होता है रूमिनल पैपिले का, और वो वेसल्स रूमिनल वेसल्स में जा करके फिर वहाँ पे एम्बोलाई बनाते हैं और इन्फाक्शन होता है, और फिर तीसरे चौथे दिन आप देखेंगे कि उसको एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है और फिर अल्टीमेटली एनिमल का डेथ हो जाता है। तो ये माइकोटिक रूमिनाइटिस एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह से कभी कभी हेपेटिक एब्सेस भी बन जाता है। इसके लिए जब माइकोटिक रूमिनाइटिस हो या केमिकल रूमिनाइटिस हो, वहाँ से बैक्टीरियल असेसमेंट होता है, खास करके आर्केनोबैक्टर और फिजोबैक्टीरियम का असेसमेंट होता है, और वो जा करके लीवर में मल्टीप्लाई करके लीवर में सीवियर स्पॉट में डैमेज करता है और वहाँ पे एब्सेस बनाता है। इसके आगे भी अगर वो प्रोसीड करता है तो कॉडल वेना कावा तक जा सकता है, और एक सिंड्रोम होता है जिसे कॉडल वेना कावल सिंड्रोम कहते हैं। वहाँ से वेना कावा से होते हुए वो लंग को जाता है, लंग में जा कर के ब्लीडिंग कराता है। तो कुछ केसेस में आप देखेंगे कि वहाँ पे एपिस्टैक्सिस हो रही है, नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है या लंग में उसके ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे सिक्वल हैं एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस के। तो इस तरह से अगर सिम्टम्स आते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली जज करना होगा और फिर उसको आपको ट्रीट करना होगा। तो एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस का सिम्टम क्या है ये आपने जान लिया। इसका ट्रीटमेंट अगर करना है पड़ता है, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना होता है। तो ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है 2-3 है। एक तो आपको सडन एक्सपोजर जो है ग्रेन को या कार्बोहाइड्रेट को, उसको स्टॉप करना होगा। अगर आपने फर्दर एसेस नहीं होने दिया तो फर्दर वहाँ पे एडिंग नहीं होगा और फर्दर पीएच जो होगा वो डाउन नहीं होगा, यानी कि फर्दर जो रिक्वायरमेंट है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वो रोक देना है। दूसरा, आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको बिल्कुल ही वाटर एसेस नहीं होने दिया जाता है 12 से 14 घंटे तक, यानी कि उसे पानी नहीं पिलाना है 12 से 14 घंटे तक। ऐसा इसलिए क्योंकि इंगॉजमेंट हो गया है, पूरा का पूरा फ्लूइड जो है वो रूमेन में आ गया है और उसकी ऑस्मोलारिटी ज़्यादा है। तो अगर जब आप पानी पिलाएंगे तो फर्दर वो रूमेन में ही रहेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा
और वो रूमन प्रेशर करके लंग को कंप्रेस करेगा और अल्टीमेटली एनिमल का डेथ हो जाता है। तो पानी 12 से 24 घंटे तक बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं अगर ग्रेन इंगॉजमेंट का केस है, तो ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद जो रूमेन का पीएच है उसको आपको नॉर्मलाइज करना होगा, और जो माइक्रोफ्लोरा शिफ्टिंग हुई है उसको आपको नॉर्मल साइड में लाना होगा। तो यानी कि जो माइक्रोफ्लोरा है वो ग्राम पॉजिटिव के साइड चला गया है, तो आप एंटीबायोटिक्स डायरेक्टली रूमेन में डाल सकते हैं। ऐसा रिकमेंडेड है कि आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं फ्लोरोक्लिनोलॉन जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ या मेट्रोनडाजोल के साथ आता है उसका कम्बिनेशन देता हूं, ताकि जो फर्मेंट कर रहे हुए बैक्टीरिया हैं उनको चेक कर दिया जाए, ताकि फर्दर फर्मेंटेशन जो है वो स्टॉप हो जाए। तो आपने वहाँ पे बैक्टीरिया को रोक दिया, साथ ही साथ आपको क्या करना है कि उसमें जो बफर है सिस्टम है, बफरिंग करना है, यानी कि पीएच जो है एसिडिक है तो उसे नॉर्मल साइड में लाना है। तो आपको अल्कलाइज़र यूज़ करना चाहिए। रिकमेंडेशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, लेकिन आप सोडियम बाइकार्बोनेट के जो प्रिपरेशंस आते हैं उनका भी इस्तेमाल रूमेन में डाल करके कर सकते हैं, और वहाँ पे पीएच को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे मैं बता रहा था कि अब आपने पीएच भी मेंटेन कर दिया, आपने फर्दर फर्मेंटेशन को रोक दिया, पानी का असेसमेंट, सिस्टेमिक एसिडोसिस जो होता है, जैसे कि रूमेन में लैक्टिक एसिड बनता है वो दो तरह का होता है, डी और एल फॉर्म होता है। एल फॉर्म जो होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है लीवर से, वहाँ से राइड ऑफ हो जाता है, लेकिन जो डी फॉर्म है वो सिस्टेमिक एसिडोसिस करता है। तो उस स्टेज में अगर है, और जो डी फॉर्म ऑफ एसिडोसिस है वो ब्लड प्रेशर को भी डाउन करता है और तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस लाता है, तो उसको अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट आपको देना होगा। डोज रेट की अगर बात करें तो 5% सोडियम बाइकार्बोनेट आपको 5 लीटर 450 किलो की गाय के लिए 30 मिनट के अंदर चढ़ाना होता है। तो ये अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो सिस्टेमिक एसिडोसिस है वो कंट्रोल हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि रूमेन की मोटिलिटी को इन्हांस करना है। जो एक टिपिकल पैटर्न होगा, आप जैसे मैं कह रहा था कि ग्रेन इंगॉजमेंट है, तो वहाँ रूमेनल जो कंटेंट है वो डिस्टेंडेड है, वहाँ से निकलना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल कंडीशन में सीवियर डायरिया आपको मिलेगा, और उसका स्मेल भी आप देखेंगे तो खट्टा सा होता है, जैसे एसिड का स्मेल जैसा होता है उस तरह का डायरिया का स्मेल होता है, और उसमें आपको ग्रेन्स भी देखने को मिल सकते हैं अगर सडन ग्रेन का एंगॉजमेंट होता है। ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है। तो आपको वहाँ कंट्रोल करने के लिए एक तो रेटिकुलोरूमेनल मोटिलिटी है उसको इन्हांस करना पड़ेगा। जब भी रूमेनल एसिडोसिस होता है उसमें रूमेन की मोटिलिटी एकदम से चली जाती है, या तो बिल्कुल ही एटोनिक होगा या अर्ली स्टेज में रिड्यूस होता है। इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो रूमेन में कई तरह के जैसे हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है, वो भी रूमेनल मोटिलिटी को रोकता है। साथ ही साथ जो इंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो भी रूमेनल मोटिलिटी को रोकते हैं। उसी तरह से अनडिसोसिएटेड जब पीएच लो हो जाएगा तो वोलेटाइल फैटी एसिड्स का डिसोसिएशन नहीं हो पाता है। तो अनडिसोसिएटेड जब वोलेटाइल फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो वो रूमेन की मोटिलिटी को रोक देते हैं। तो इसलिए आपको रूमेन की मोटिलिटी को फिर से रिगेन कराना होगा। अगर रूमेन मोटिलिटी आपको रिगेन कराना है तो उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हर घंटे एनिमल को खड़ा करके उसे वॉक दिलाना है, थोड़ी देर तक टहलाएं। जब आप टहलाएंगे तो जोल्टिंग होती है, जोल्टिंग के चलते रूमेन में मोटिलिटी आती है। और साथ ही साथ आपको एंटी हिस्टामिनिक देना होगा, साथ ही साथ आपको नेसाइड्स यूज़ करने होंगे जो कि वहाँ इंडोटॉक्सिन का जो इफ़ेक्ट है या हिस्टामिन का जो इफ़ेक्ट है उसको काउंटरएक्ट कर सके। और मैं जैसे कह रहा था कि अगर आपने थायामीन यूज़ किया तो वो फर्दर जो इसका लैक्टिक एसिड है उसका यूटिलाइजेशन और जो सेल्स हैं बॉडी के उनके मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखेगा। तो आपको थायामीन भी वहाँ पे ऐड करना होगा जिसके चलते जल्दी से रिकवरी हो। इसी तरह से मैं बता रहा था कि जो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में चली गई है उस कंडीशन में आपको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट भी यूज़ करना चाहिए। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देने से दो फ़ायदे हैं। एक तो माइल्डली हाइपोकैल्सीमिक है तो वहाँ पे कैल्शियम मैनेज हो जाएगा, साथ ही साथ कैल्शियम जब नॉर्मल लेवल पे आएगा तो रेटिकुलोरूमेनल मोटिलिटी को फिर से रिगेन कराएगा और फिर एनिमल
जल्दी से रिकवर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस के केस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी है तो आपको रुमिनोटॉमी के लिए जाना पड़ता है और वहाँ पे कट ट्रांसफ़र करना होता है, या आप चाहें तो रुमिन लावाज कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट टेक्निक। वहाँ पे क्या करना होता है कि आप गैस्ट्रिक ट्यूब लेकर के रुमन में डाल दीजिए और फिर उसमें आप चाहें तो लुकवार्म वाटर डाल के 10 से 12 बार उसको ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रेविटी डिकेंड करें। यहाँ पे आप जो गाय देख रहे हैं ये इसको हमने ट्यूब डाला है, लेकिन यहाँ फ्लूइड ज़्यादा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक्सटर्नल रिकमेंसी में है। इस ट्यूब के साथ साथ आप चाहें तो बफरिंग एजेंट या गट माइक्रोफ्लोरा के लिए जो ईस्ट या जो भी आपको रुमिनोटॉरिक ऐड करना है उसको भी दे सकते हैं। इस ट्यूब के माध्यम से आप चाहें तो उसमें एंटीबायोटिक भी घोल करके डाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम लोग खुद इस गाय को जो उसके पीएच को मेंटेन करने वाली चीज़ें, गट माइक्रोफ्लोरा को रिगेन करने वाली चीज़ें और साथ में एंटीबायोटिक इस ट्यूब के थ्रू दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को करके आप गाय को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपके पास प्योर केस ऑफ रुमिनल एसिडोसिस नहीं आएगा। इस केस में आइसोफ्लुपेरिडोन लगाया जा चुका था बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए इसकी गर्दन जो है आप देख पा रहे हैं कि 1.5 सेकंड पे भी अभी ये होल्ड नहीं कर पा रही, इस सेप्ट में रख रही है। तो हमने रुमिनल एसिडोसिस को मैनेज कर दिया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पेट जो है इसका पिचक गया है, सारी चीज़ें सही हो गई थी, लेकिन गर्दन मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को फील्ड कंडीशन में रुमिनल एसिडोसिस को ट्रीट करने में, पहचानने में ज़रूर मदद करेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।